आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी कहानी इंद्रधनुषी घोड़े जिसमें भाग 3 में सुनेंगे हरित घोड़े की कहानी। इस कहानी की लेखिका कोमल टंडन है। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी हरित घोड़े की। हरा घोड़ा। भारत के पूर्वी भाग एक नदी बह रही थी, परंतु आकाश वहां नहीं रुका। वह नदी पर भी स्थल के समान दौड़ता रहा। वह एक पल को राजा को लगा वे डूब जाएंगे, पर आकाशी को पानी पर चलते देख उन्हें आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई। नदी को पार कर आकाशी ने पड़ाव डाला। चंद्रभान, तुम पानी पर चल सकते हो? आकाशी, हर प्रकाशस्व कुछ विशेष गुण रखता है, आप समय बीतने के साथ जान जाएंगे। अब आप विश्राम करें। हरित यहीं कहीं विचरता होगा, आपको सही समय आने पर स्वतः उसके दर्शन होंगे। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात व्यतीत करने का व्यतीत की। सुबह नित्य कर्म से निवृत्त हो पूजा कर भोजन की तलाश में वह हरित की तलाश में निकला। इस जंगल में रसीले मीठे फलों की कमी न थी, ना ही विभिन्न जीव जंतुओं की। राजा भोजन कर आसपास के इलाके की जानकारी लेने चल पड़े। इस बार उन्होंने हरित को पेड़ से नहीं बांधा, ताकि नीलाभ की तरह कहीं वह मुसीबत में ना पड़ जाए। स्वतंत्र प्रकाश अश्वों की गति इतनी तेज थी कि कोई उन्हें नहीं पकड़ सकता, परंतु थे तो वे ठोस ही। यदि उन्हें बांध कर रखा जाए तो वे भाग नहीं सकेंगे और अपना बचाव भी नहीं कर पाएंगे। उनकी गति उनके बचाव का एकमात्र उपाय है उनके पास। जंगल में घूमते हुए उन्हें लताओं के एक झुंड के पीछे एक विशाल द्वार की झलक दिखी। लताएं हटाकर वे उस द्वार के पास पहुंचे। यह द्वार बहुत ऊंचा था, लगभग 20 हाथियों को एक के ऊपर एक रखें पर उन जितनी ऊंचाई मिलेगी उतना ऊंचा। चारों ओर नगर को घेरे एक दीवार थी जो बहुत दूर तक गई थी। यह दीवार द्वार से ऊंची थी। इस दीवार पर बेलें इस प्रकार उगी थी कि इन्होंने लगभग इसे ढक दिया था। राजा ने द्वार खटखटाया पर कोई उत्तर न मिला। चंद्रभान ने धक्का लगाया, थोड़े ही प्रयास में द्वार खुल गया। चंद्रभान भीतर प्रवेश कर गया। अंदर का दृश्य आश्चर्यजनक था। नगर के बाहर जितनी हरियाली थी, नगर के भीतर उतनी ही निर्जनता छाई थी। वृक्ष तो क्या, भूमि पर घास तक ना थी। मनुष्यों का क्या कहना, यहाँ तो शायद कीड़े मकोड़े भी ना बसते होंगे। नगर किसी युग में समृद्ध रहा होगा, परंतु आज यहाँ अशुभता के चिन्ह चारों ओर नजर आ रहे हैं। मकान, दुकानें व सड़कें सूनी पड़ी हैं। नगर था तो राजमहल भी होगा, ऐसा विचार करते हुए आगे बढ़े। उनका सोचना सही था। कुछ ही दूर उन्हें एक भव्य दुर्ग दिखा। दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई थी जिसमें कभी जल रहा होगा, परंतु इस समय वह खाली है। खाई पार करने के लिए पुल था जिसे रस्सियों की सहायता से ऊपर खींचकर बंद किया जा सकता हो। इस समय यह पुल खुला हुआ था। दुर्ग का भ्रमण करते उन्हें उसकी भव्यता का एहसास हुआ। यहाँ अनेक कक्ष थे, परंतु इस समय सभी वीरान थे। कोई नहीं था जो इस सुंदर राज्य की दुर्दशा का कारण बता सकता। आखिर एक कक्ष जो बहुत बड़ा था और राजदरबार जैसा प्रतीत होता था, वहां चंद्रभान को एक व्यक्ति दिखा जो भव्य सिंहासन पर बैठा था। उसने अपना सिर कुछ इतना झुका रखा था कि उसकी ठोड़ी उसके सीने पर टिकी थी। उसने सिंहासन के दोनों हाथों पर अपने हाथ रखे थे। चंद्रभान को लगा शायद वह सो रहा है। वह एक बेहद बूढ़ा व्यक्ति था। पोशाक से व सिर पर सजे मुकुट से राजा प्रतीत हो रहा था। उसके कंधे तक लंबे बाल बिखरे थे। वह निराशा की जीती जागती मिसाल था। उसकी ओर बढ़ते हुए चंद्रभान को लगा कि शायद उसने उनके वहां होने का आभास ही नहीं हुआ हो, पर जैसे ही वे उस वृद्ध के करीब पहुंचे, उसने अपना सिर उठाया और ऐसे चंद्रभान को देखा जैसे उनके वहां होने का एहसास उसे पहले ही था। चंद्रभान महोदय, मैं उदयपुर का राजा चंद्रभान आपको प्रणाम करता हूँ। वृद्ध, स्वागत है राजन। वर्षों बाद यहाँ कोई अतिथि आया है, परंतु क्षमा चाहूंगा, मैं आपकी आतिथ्य सेवा में असमर्थ हूँ। हम वीरभद्र और नंदनपुर नामक इस
श्रापित राज्य के राजा हैं। इन्होंने इतनी विनम्रता मिश्रित आधीरता से कहा कि चंद्रभान अभिभूत हो उठे। चंद्रभान, आप नाहक परेशान हो रहे हैं। हम अपना ध्यान स्वयं रख सकते हैं। आपके राज्य का यह हाल कैसे हुआ, यह जिज्ञासा हमें खाए जा रही है। मुस्कुराते हुए वीरभद्र ने उन्हें पास ही रखे एक आसन पर बैठने का इशारा किया। उन झुर्रियों भरे चेहरे पर यह मुस्कान भी कितनी दर्द भरी थी। वीरभद्र, नंदनपुर कभी बेहद समृद्ध और वैभवशाली नगर हुआ करता था। उस वक्त यहाँ मेरे पिताजी श्री वीरेंद्र प्रताप राज्य करते थे। वे एक आदर्श राजा थे। प्रजा उन्हें पिता के समान आदर देती थी और वे प्रजा को संतान के समान चाहते थे। मेरी माता मुझे जन्म देते वक्त काल का गाल बन गई। जब बड़ा हुआ तो अपने चारों ओर चटुकारों का झुंड मिला, जो मेरी गलत बात पर मेरी प्रशंसा करते, वह मुझे बढ़ावा देते। समय के साथ साथ मैं अभिमानी, दुराचारी, निर्दयी व निरंकुश होता गया। मेरे पिता ने मुझे समझाने का प्रयास किया, परंतु मैं नहीं सुधरा। मैं धन व ताकत के नशे में डूबा था। एक दिन मैंने अपने सेवक को एक छोटी सी गलती के लिए कठोर सजा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पिताजी तक बात पहुंची तो वे नाराज हुए और दंड स्वरूप उस सेवक की तब तक सेवा करने का आदेश दिया जब तक कि वह स्वस्थ नहीं हो जाता। वाह, चंद्रभान के मुंह से निकला। वीरभद्र, यही ध्वनि इस दरबार में गूंजी थी जब मुझे यह दंड दिया गया। आज अपने पिता पर गर्व होता है, परंतु उस समय मैं अपमानित हो उठा था। मैंने सजा भुगतने से इनकार कर दिया और पिताजी को बहुत अपमानित किया। मैंने उनसे यहाँ तक कहा कि माँ की मौत के जिम्मेदार भी वे ही थे और अब उन्हें मेरे जीवन की भी परवाह न थी। वे बहुत बुरे पिता हैं और झूठी प्रशंसा के लिए मेरी बलि भी दे सकते हैं। मैं नहीं जानता मैं क्या क्या मनगढ़ंत दोष उन पर मले, किंतु मैंने उन्हें बहुत कष्ट दिया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप पिताजी अगली सुबह ना देख सके। वे नींद में ही गुजर गए। वैद्यों ने हृदयघात से महाराज की मृत्यु की घोषणा की। मुझे उनकी मृत्यु पर दुख ना हुआ, बल्कि खुशी हुई। अब सिंहासन पर बैठूंगा और जो मर्जी करूंगा। मैंने पिताजी के विश्वास पात्र मंत्रियों को निष्कासित कर अपने चटुकार मित्रों को मुख्य पदों पर बिठाया। प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। चारों ओर हमारे सैनिक और मंत्री प्रजा को लूट रहे थे, परंतु हम अपने राग रंग में डूबे थे। एक दिन हमें घुड़सवारी करने का शौक चढ़ा। हम पिताजी के अश्व पर घुड़सवारी करना चाहते थे। उस अश्व पर किसी ने पहले सवारी ना की थी। वह एक असाधारण अश्व था। हवा से भी तेज चाल थी उसकी और रंग भी अन्य अश्वों से भिन्न। वह हरे रंग का था। बचपन में एक बार पिताजी ने उस पर हमें सैर कराई थी, परंतु जब हम राजा थे तो उस पर अब हमारा आधिपत्य था। हमने उस अश्व को लाने का आदेश दिया। सेवकों ने बताया वह अश्व किसी को सवारी नहीं करने देता, वह बेहद हठी है, परंतु हम गर्व से चूर स्वयं उसे लेने पहुंचे। हमारे आश्चर्य की सीमा न रही जब हमने उस अश्व को मनुष्य के समान बोलते सुना। हरित, वीरभद्र, तेरे पिता न्यायप्रिय व दयालु थे। उनके गुणों के प्रभावित होकर मैंने उन्हें अपना स्वामी स्वीकार किया था, परंतु तू मेरी सवारी के योग्य नहीं है। मैं तुझे सवारी नहीं करने दूंगा। मैं चेतावनी देता हूँ, सुधर जा, अन्यथा तेरा सर्वनाश होगा। वीरभद्र, उदंड, हमारे भविष्य की चिंता छोड़। किसमें इतना साहस है कि हमें ललकार सके? हरित, धन, यौवन व शक्ति सदैव नहीं रहते, परंतु व्यवहार सदैव रहता। तेरे पिता मेरे मित्र थे। मित्र का पुत्र जानकर तुझे सलाह देता हूँ, सुधर जा, अन्यथा स्वयं व नंदनपुर के विनाश का कारण तू ही होगा। वीरभद्र, और उसके विनाश का कारण तू ही होगा। तुझे अपने स्वामी से बात करने का शिष्टाचार सिखाना पड़ेगा। हरित, मैं तुझे स्वामी मानने से इनकार करता हूँ। तू इस योग्य नहीं है। मैं तुझे सवारी नहीं करने दूंगा। वीरभद्र, तो तू जीवित भी ना रह सकेगा। मैंने तलवार निकाली और एक बार उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वह हमारे सामने मृत पड़ा था और हम उस पर अट्टहास कर रहे थे। कुछ ही पलों में हमारे देखते ही देखते उसका मृत शरीर वायु में विलीन हो गया। सेवकों ने हमें चेताया कि वह एक दिव्य अश्व था। उसे मारकर हमने भारी भूल की, परंतु अभिमान बस
हर उस व्यक्ति को कारागार में डाल दिया जिसने हमारा विरोध किया। उन्हें दंड दिया जिन्होंने मुझे समझाने का प्रयास किया। वह स्थान जहां उस अश्व का मृत शरीर विलीन हुआ था वह वनस्पति विहीन हो गया और धीरे धीरे यह किसी रोग की भांति पूरे राज्य में फैल गया। पूरा राज्य शापित सूखेपन का शिकार हो गया। अब कुछ नहीं किया जा सकता। नगर में अशुभ लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। आकाश में बादल छाते परंतु हमारा नगर पानी की एक बूंद को तरसता। लोग व जीव जंतु मरने लगे। नरवासी नगर छोड़कर जाने लगे। हमारे सिपाही भी आखिर हमें छोड़कर चले गए। ये या तो लोग नगर छोड़कर जाते या मृत्यु का शिकार होते, परंतु हम अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहीं रहे। हमारा धन, शक्ति व यौवन सब छिन गया। वक्त से पहले ही बुढ़ापा आ गया। आपने क्या उम्र आंकी है हमारी। चंद्रभान, क्षमा चाहूँगा परंतु कम से कम 70, वीरभद्र 50, मैं 20 सालों से मैं 40 साल का जीवन जी गया। आप शायद ये श्राप का प्रभाव है। मेरी भूख प्यास सब धीरे धीरे बंद हो गई। अब तो बस मृत्यु का इंतजार है। शायद मृत्यु भी मुझे शाप मुक्त ना कर सके। चंद्रभान, आपकी कहानी बेहद दुखद है महाराज। महाराज, मैं यहाँ उसी अश्व की तलाश में आया हूँ, परंतु लगता है मेरी यात्रा यहीं समाप्त होती है। काश मैं आपकी कोई सहायता कर पाता। मैं अपना जीवन धन्य समझता। वीरभद्र, अभी कहानी पूरी नहीं हुई राजन। जहाँ वह अश्व मरा था वहाँ एक संदेश अगली सुबह भूमि पर लिखा पाया। हमने अनेक प्रयास किए परंतु उसे मिटा न सके। प्रतिदिन वह पुनः उभर आता। हमें यकीन था कि इसी संदेश से हमारे राज्य की मुक्ति का रहस्य छुपा है, परंतु हमारे विद्वान या यूं कहें हमारे चाटुकार इस रहस्य को ना सुलझा सके। आज आपने हमें आशा दी है कि शायद कुछ हो सकता है। शायद ईश्वर ने अकारण आपको यहाँ नहीं भेजा हो। चंद्रभान, अवश्य हम उस स्थान को देखना चाहते हैं। यदि यह राज्य शाप मुक्त हो सका तो हमें खुशी होगी। कुछ ही समय में वे दुर्ग के अस्तबल में थे। एक स्थान पर कुछ कविता की पंक्तियां लिखी थीं, जैसे किसी ने मिट्टी में उंगलियों से लिखा हो। आंसू पश्चाताप का, थोड़ा अंश प्रकाश का, इंद्रधनुष के रंग में मार्ग तेरे उद्धार का, ब्रह्मपुत्र के गर्भ में छुपा हुआ एक राज, वही सफल हो पाएगा जो ना माने हार। चंद्रभान, आप ठीक सोच रहे हैं महाराज। हरित को शांति मिली नहीं, फलतः आपका राज्य भी शाप मुक्त नहीं हो रहा, ना ही आपको शांति मिल रही है। अभी तो मैं नहीं बता सकता कि क्या करना चाहिए, परंतु आज्ञा दीजिए। हो सकता है इस पहेली के हल के साथ पुनः आपके दर्शन हेतु उपस्थित हो। चंद्रभान राजा से विदा ले आकाशी के पास लौट आया। उन्होंने आकाशी को पूरा वृत्तांत ज्यों का त्यों बताया। आकाशी, राजन, ये जो नदी आप देख रहे हैं इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यह पवित्र नदी योजनों तक फैली है। भारत के बड़े भूभाग को हरा भरा रखती है। चंद्रभान, तो क्या हरित के उद्धार के लिए राज जानने हेतु हमें उसमें गोता लगाना होगा? नदी की गहराई का अंदाजा लगाते हुए चंद्रभान ने कहा। आकाशी, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु यह तो तय है कि इस नदी की था पाना असंभव है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि आप हरित की आत्मा की शांति में सफल हुए तो हम सभी इंद्रधनुषी घोड़े आपके आभारी रहेंगे। मुझे खेद है कि हरित के अलावा आपको अगले प्रकाश अश्व तक हम में से कोई नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए संभवतः आपको अपनी यात्रा यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। चंद्रभान, हमें मालूम है, परंतु हमारी चिंता का विषय केवल हरित की शांति है। कई दिनों तक चंद्रभान प्रतिदिन नदी में गोता लगाते, पर उन्हें नदी की था न मिली और ना कोई सुराग। उन्होंने हर दिन पहले से गहरा व देर तक गोता लगाया, परंतु कोई फल ना मिला। नदी बहुत गहरी थी। एक दिन नदी के किनारे हारे से बैठे थे। ब्रह्मपुत्र उस क्षेत्र की जीवनदायिनी नदी थी। इसके तट पर एक से एक सुंदर वृक्ष व पशु पक्षी दृष्टिगोचर होते थे। किनारे पर खड़े वृक्ष जैसे नदी के जल में अपना ही रूप निहार कर मुग्ध होते थे। रंग बिरंगे फूलों की परछाई नदी पर पड़ती थी। यह देख राजा के मन में एक विचार आया। उन्होंने आसपास के पौधों का निरीक्षण किया तो पाया वहां इंद्रधनुष के 7 रंग थे।
उन्होंने सभी रंग के पुष्पों के बीज एकत्रित किए, एक पात्र में नदी का जल भरा और दुर्ग पर पहुंचे। इस बीच वे प्रतिदिन वीरभद्र से मिलने जाते रहे। चंद्रभान: राजन, मेरे मन में एक विचार आया है। यह युक्ति कारगर सिद्ध होगी या नहीं मुझे नहीं पता, परंतु प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं। वीरभद्र: शीघ्र बताएं राजन, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो पीछे ना हटूंगा। चंद्रभान: इसकी आवश्यकता ना पड़ेगी। हमें विश्वास है कि हरित आपकी आहुति नहीं चाहता। वह प्रकृति से जन्मा, प्रकृति के बीच में रहने वाला शांति प्रिय अश्व था। उसके न रहने पर आपके राज्य में प्राकृतिक आपदा आ गई है और यह प्रकृति द्वारा ही दूर होगी। हम नदी के तट से 7 रंगों के पुष्पों के बीज लाए हैं। हम इन्हें उसी स्थान पर बो देंगे जहां हरित मरा था। नदी से प्रतिदिन पानी मैं लाया करूंगा इन्हें सींचने हेतु। वीरभद्र, अनेक वर्षों से यहाँ घास भी नहीं उगी है। यह संभव तो नहीं लगता, परंतु हमें आपके विश्वास पर विश्वास है। हम हर संभव प्रयास करेंगे। अवश्य ही ईश्वर ने आपको अकारण यहाँ नहीं भेजा होगा। दोनों ने कई दिनों तक इस योजना पर अमल किया। रोज उन बीजों को पानी देते और इंतजार करते, परंतु कोई परिणाम न निकला। बीज अंकुरित न हुए। आखिर वीरभद्र हिम्मत हार गए और वीरभद्र: हे प्रभु, हम अपने किए पर लज्जित हैं, एक बार क्षमा कर दो। प्रभु, हम ऐसी गलती न स्वयं करेंगे न किसी को करने देंगे। हम स्वयं विभिन्न जीवों का संरक्षण करेंगे। हमारे अपराध क्षमा कर हमें मुक्ति दो। उनकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें उस स्थान पर गिरी जहां बीज बोए गए थे। चंद्रभान ने वे पंक्तियां दोहराई: पश्चाताप के आंसू। महाराज, पश्चाताप के आंसू के विषय में इस पहेली में लिखा गया था। ब्रह्मपुत्र का जल व 7 रंग सभी चीजें हैं, परंतु प्रकाश के अंश से क्या तात्पर्य है? आकाशी प्रकाश का अंश मैं देता हूँ। अपनी बातों में उन्हें आकाशी के आने का आभास नहीं हुआ। आकाशी ने भी अपनी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें भूमि पर गिराई, जहां लिखी पंक्तियां धीरे धीरे अदृश्य हो गईं। आकाश में बादल छाए। इस बार वर्षा ने नंदनपुर भीग गया। जिस दिन पौधे पर पुष्प खिले, राजा वीरभद्र उन्हें देखकर खुशी से मारे रो पड़े। आकाश में एक इंद्रधनुष उत्पन्न हुआ। वे इंद्रधनुष की सुंदरता निहार रहे थे कि अचानक उस इंद्रधनुष ने आकार लिया और एक हरे अश्व में बदल गया। यह उसी जगह उतरा जहां हरित मरा था। हरित: धन्यवाद राजन, मुझे यह रूप वापस देने व नंदनपुर को श्राप मुक्त करने के लिए। मेरे रंग के समान मैं प्रकृति का प्रतीक हूँ। मुझे पाने के लिए प्रकृति प्रेमी होना आवश्यक है। जिस प्रकार इंद्र बादलों से वर्षा कर पृथ्वी पर हरियाली लाते हैं, उसी प्रकार आप इस नगर की हरियाली वापस लाए हैं। ईश्वर की बनाई प्रकृति कभी हार नहीं मानते, जैसे आप हार नहीं मानते। मैं आपको अपना स्वामी स्वीकार करता हूँ। मेरी सभी शर्तें आपको पता है। चंद्रभान ने हाँ में सिर हिलाया। हरित: तो मैं आपको आगे का मार्ग दिखाने के लिए तैयार हूँ। चंद्रभान ने वीरभद्र से विदा ली और आकाशी के हाथ अपने राज्य एक पत्र भेज दिया, जिसमें अपने कुशल क्षेम के पश्चात उन्होंने नंदनपुर एक सैन्य टुकड़ी व कुछ सेवक भेजने का आदेश दिया। राजा वीरभद्र को आशा थी कि कुछ ही दिनों में राज्य के श्राप मुक्त होने का समाचार फैलते ही जंगलों में छुप कर रह रहे उनके लोग व अन्य देशों को गए लोग वापस आ जाएंगे। वीरभद्र ने चंद्रभान की अधीनता भी स्वीकार कर ली। चंद्रभान ने रास्ते में हरित से पूछा, तुम पुनः जीवित हो गए, ये देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। हमें तो यही सोच लिया था कि अब हमारी यात्रा समाप्त हो गई। हमें अवसर दिए बिना ही तुमने हमें अस्वीकार कर दिया। आकाशी ने कहा, तुम दिव्येश्वर नश्वर हो, फिर ये कैसे? हरित: जब तक धरती पर इंद्रधनुष प्रकट होता रहेगा, तब तक हमारे इस रूप में लौटने की संभावना भी बनी रहेगी। आकाशी का कहना भी सही था। संसार में हर चीज नश्वर है। जिस दिन इंद्रदेव ने धरती पर इंद्रधनुष की छटा बिखेरनी बंद कर दी, हमारा अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसी से हमारा जन्म हुआ है। तब तक हमारे लौटने की संभावना बनी रहेगी, जब तक इंद्रदेव धरती पर प्रसन्न रहेंगे।
ये थी हमारी हरित घोड़ी की कहानी। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए राधे राधे। कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।